बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फराइज हियर फ्रॉम आउटस्टैंडिंग नर्सिस साहब। आज हम हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 3 उसको डिस्कस करेंगे। जो यूनिट नंबर 3 है उसका टाइटल है स्किन हेड एंड नेक असेसमेंट। आज की जो वीडियो है इसमें हम स्किन को करेंगे और इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको हम करेंगे, और उसके बाद हेड और नेक जो हम पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एज यू नो कि हम इस चैनल पे नर्सिस के सारे ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जो उनको डिस्कस करते हैं, उनके लेक्चर्स डिलीवर होते हैं। और आजकल हमारी ये सीरीज जा रही है हेल्थ असेसमेंट की, जो कि पोस्टन बीएसएन, जेनेरिक बीएसएन, स्पेशलाइजेशन, इवन एमएसएन, उन सब का ये कंटेंट है, ये उन सब का सब्जेक्ट है। और उनके ऑब्जेक्टिव जो हैं यूनिट वाइज, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग टू हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 का जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ड्यूरिंग स्किन असेसमेंट आपने, या हेड और नेक असेसमेंट, आपने कौन से कंपोनेंट है हेल्थ हिस्ट्री के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्थ हिस्ट्री, कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ हिस्ट्री डिस्कस करेंगे स्किन के। उसके बाद क्या हम देखेंगे स्पेसिफिक असेसमेंट कौन सी है जो कि हम स्किन में करते हैं या हेड और नेक में करते हैं। और उसके बाद हम ब्रेड एंड स्केल जो है उसको डिस्कस करेंगे। और फिर डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, आज के जो स्टार्टिंग वाले 2 कंटेंट्स हैं ये हम इसमें कवर करेंगे। और एंड पे एज रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ब्रेड एंड स्केल के लिए मेरी चैनल पे आउटस्टैंडिंग नर्सिस हाथ पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं ब्रेड एंड स्केल के, आप उसको उन वीडियोस को देख सकती हैं ब्रेड एंड स्केल के लिए। तो जब हम हेड और नेक कर लेंगे और उसके बाद फिर हम डॉक्यूमेंटेशन जो उसको बताएंगे कि वो कैसे करना है, लेशन की डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, बाकी जो एबनॉर्मलिटीज हैं, एबनॉर्मल फाइंडिंग्स हैं, उनकी हमें डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। तो चलिए जी, अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। फर्स्ट हमारा कंपोनेंट जो है उसमें हेल्थ हिस्ट्री के कंपोनेंट्स है, राइट। ओके जी। तो इसमें आपने क्या करना है, जब भी पेशेंट आपके पास आता है, आपको पता है पहले आपने पेशेंट से सब्जेक्टिव डाटा लेना होता है। सब्जेक्टिव डाटा में क्या है, हम पेशेंट का इंटरव्यू करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। और हिस्ट्री में हमने पेशेंट से पूछना है कि उसका चीफ कंप्लेंट क्या है, मेन कंप्लेंट जो है वो कौन सी है जिसके पास, जिसकी वजह से पेशेंट को हमारे पास आना पड़ा है। क्या कोई सिस्टमेटिक डिजीज है, या कि कोई लोकल डिजीज जैसे स्किन डिजीज है, राइट, या हेड और नेक की कोई डिजीज है जिसकी वजह से पेशेंट को हमारे पास आना पड़ा है। चीफ कंप्लेंट पेशेंट की अभी क्या है जो बोदरिंग सम है, जिसकी वजह से पेशेंट को हॉस्पिटल या क्लिनिक या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे विजिट करना पड़ा। आज द पेशेंट अबाउट द स्किन चेंजेस, पेशेंट से आपने पूछना है कि स्किन में किसी तरह का कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, उसके कलर में कोई चेंज तो नहीं हो रहा, ड्राइनेस मॉइस्ट में कोई चेंज तो नहीं है, कोई अगर उसमें वूंड है या कोई लीजन है या कोई मोल है तो क्या उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं। और लेजन जो है उसको आपने देख पूछना है और देख भी लेना है बाद में जब आप करते हो एग्जामिनेशन पेशेंट का, इंस्पेक्शन पाल्पेशन। और उसके बाद सन एक्सपोजर उसका कितना है, उसके बारे में आपने पेशेंट से पूछना है। बिकॉज सन एक्सपोजर जो है अगर एक्सेस है तो इसमें यह है कि हमारे पास मेलानिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है मेलानोसाइट की वजह से और वो हमें कैंसर कॉज कर सकती है, दैट्स वाई। और इसकी डेफिशिएंसी जो है विटामिन डी की सिंथेसिस को इनहिबिट कर सकती है। तो इस वजह से हमने सन एक्सपोजर पूछना है पेशेंट से, स्किन में कोई रीसेंट चेंजेस तो नहीं हुई है, और उसके बाद कोई लेजन वगैरह, कोई जख्म वगैरह, कोई वुंड वगैरह तो नहीं है आपकी बॉडी में। ओके, फैमिली हिस्ट्री भी आपने पेशेंट से पूछनी है कि कोई हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट की स्किन कैंसर की, जैसे कि मेलानोमा बोला। इसके अलावा जो है लाइपोमा वगैरह या कुछ और किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, कोई वैसी एलर्जी तो नहीं है, राइट। इसके बाद जो है हेयर जो है उनका लॉस या एक्सेस तो नहीं हो रहा, हेयर लॉस है तो एलोपेशिया तो नहीं है, और उसके बारे में हमने पूछा। हेयर गेन मीन्स के हेयर जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ तो नहीं हो रही है, जैसे फेस पे ग्रोथ हो जाती है या दूसरे बॉडी पार्ट्स पे हिरसुटिज्म वगैरह, ऐसी कोई इशू तो नहीं है। और उसके बाद जो चेंजेस आ रही हैं क्या वो सडन है, जाके आराम आराम से हो रही हैं। इसके अलावा नेक हेड पे है या इसके बाद हेयर पे है, और इसके बाद नेल्स में भी कोई चेंजेस तो नहीं आ रही हैं। आपको आइडिया है ना कि स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, और स्किन के अंदर ही हम नेल्स को भी और हेयर भी, क्योंकि इसके ऊपर जो स्किन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम साथ ही देख लेंगे। आस्क अबाउट एसोसिएटेड साइंस एंड सिम्टम्स सच एज डिस्चार्ज, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, अगर बॉडी में कोई वूंड है, कोई कुछ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसमें क्या कोई डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, अगर डिस्चार्ज है तो वो कैसा है, फीवर वगैरह तो नहीं हो रहा है इसके साथ पेशेंट को, वेट लॉस तो नहीं हो रहा,
और उसके बाद कोई जॉइंट वगैरह में पेन तो नहीं है, राइट। और उसके बाद पेशेंट से हम पूछेंगे कि कोई कोई आप मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं ले रहे हो, इसके अलावा कोई पेशेंट हार्मोन्स वगैरह तो नहीं ले रहा, इसके अलावा पेशेंट कोई हर्बल मेडिसिन या कोई इलिसिट ड्रग्स या इलीगल ड्रग्स तो नहीं ले रहा है, जैसे कि पेशेंट जो है वो एडिक्ट वगैरह तो नहीं है किसी चीज़ का, या आउट ऑफ द काउंटर कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा। आपने ये सारी जो मेडिसिन की हिस्ट्री है वो भी लेनी है, क्योंकि ड्रग हिस्ट्री जो है, ड्रग्स कुछ हैं जो कि हमारी स्किन में प्रॉब्लम कॉज करती हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह जो है थिनिंग करते हैं स्किन की, और इसके अलावा एडिमा वगैरह कर सकते हैं, और इसके अलावा वुंड हीलिंग को डिले कर सकते हैं। हमने पेशेंट की चीफ कंप्लेंट मेडिसिन के बारे में पूछनी, मेडिकल हिस्ट्री जो है वो देखनी है। मेडिकल हिस्ट्री में अगर पेशेंट को जो है डायबिटीज है या इस तरह का कोई इशू है, तो डायबिटीज में क्या वुंड हीलिंग जो है वो स्लो होगी, और उसके बाद इम्यून सिस्टम सप्रेस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री में साइकोलॉजिकल कोई हिस्ट्री जो है वो भी देखेंगे, पेशेंट के कोई साइकोलॉजिकल इलनेस तो नहीं है फैमिली में, या कोई पैटर्न ऑफ डेली लिविंग क्या है, हाइजीनिक कंडीशन क्या है, पेशेंट का जो है एक्टिविटी एंड का क्या पैटर्न है, इसके अलावा पेशेंट का जो है स्लीप और रेस्ट पैटर्न क्या है, क्योंकि कोई भी स्किन डिजीज है तो उसमें ये हो सकता है कि पेशेंट जो है उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो, उसका फैमिली रिलेशनशिप जो है फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ, अगर पेशेंट ईचिंग है या वैसे ड्राइनेस है, स्किन की सोरासिस वगैरह है, तो क्या दूसरे लोगों के साथ जो उसका मीन्स के इंटरेक्शन है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा फैमिली के साथ, या कोई और दूसरी इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं उसको हो रही, क्योंकि अगर वो रात को सो नहीं सकता बिकॉज ऑफ हिचिंग एंड अदर स्किन प्रॉब्लम्स, और उसके बाद दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द सन डिजीज, सॉरी स्किन डिजीज, और लोग उससे अवॉइड करते हैं। तो जो भी ये प्रॉब्लम है ये सारे क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कर सकते हैं, और अगर फैमिली में ऑलरेडी है तो उसमें भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं। Keep in mind that skin, hair and nail abnormalities may result from a medical problem। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका मेडिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्किन और हेयर और नेल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और इस वजह से आपने पेशेंट की चीफ कंप्लेंट पूछनी है। और उसके बाद पेशेंट को, तो क्यों, बिकॉज कि पेशेंट जो है ना वो आपको स्किन और हेयर की बारे में जो इशू होंगे उनको बताना जो है वो भूल भी सकता है, या उसको वो इग्नोर भी कर सकता है। तो आपने देखना है पेशेंट की जो मेडिकल प्रॉब्लम है उसी के साथ जो है वो उसका स्किन डिजीज भी, जैसे ऑटोइम्यून को डिजीज है, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव डिजीज है, आर्थराइटिस का इशू है, या फिर पेशेंट का डायबिटीज का मसला है, राइट। ओके जी, अब हमने पेशेंट से जो क्वेश्चन करने हैं कि उसकी स्किन का जो है उसमें जो चेंजेस हैं उसके बारे में हम पेशेंट से कैसे पूछेंगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप याद कर लें, एग्जाम में अगर होते हैं या आपको हिस्ट्री लेनी पड़ती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ एंड व्हेन डिड द स्किन चेंजेस अकर। ठीक है, तो आप ये बेहतर है कि आप पहले हाउ पूछें और फिर व्हेन पूछें। ठीक है, कैसे हुई आपकी स्किन चेंजेस में और कब हुई थी, कितनी देर हो गई है। आर द चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ स्किन रैश कोई था, या कोई लेजन वगैरह था, छोटा सा आम सा रैश था, या कि काफी बड़ा सा हम वगैरह या लेजन था। इज द चेंजेस कन्फाइंड टू वन एरिया और हैज द कंडीशन स्प्रेड। क्या ऐसा है कि एक ही जगह पे आपको जो स्किन चेंजेस है वो आई हैं, या थ्रू आउट द बॉडी, या मुख्तलिफ जगहों पे, या एक स्प्रेडिंग एरिया जो है उसमें उसमें उसको इन्वॉल्व किया है। डज द एरिया ब्लीड और हैव ड्रेनेज, जिस एरिया में पेशेंट को कोई वुंड है या कोई प्रॉब्लम है, रैश है, क्या उसमें से कोई ब्लीडिंग या कोई ड्रेनेज वगैरह तो नहीं हुआ, कोई ड्रेनेज तो नहीं है, मीन्स कि उसके अंदर से पस वगैरह तो नहीं आ रही है, वो यूजिंग तो नहीं हुई है, वाटरी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, और उसके बाद उस एरिया में पेशेंट को इचिंग तो नहीं हो रही है, खारिश वगैरह तो नहीं हो रही है, इरिटेशन तो नहीं हो रही है। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन द सन, आप सन के डायरेक्ट सन एक्सपोजर में कितनी देर रहती हो, एंड हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेजेस, और आप कोई सन ब्लॉक यूज करते हो, कोई सन प्रोटेक्टिव क्रीम यूज करते हो जब आप मतलब ये कि सन एक्सपोजर आपका होता है, क्योंकि इसमें आइडिया होगा एक्सेसिव सन जो है सन एक्सपोजर से भी कैंसर के चांसेस होते हैं। डू यू हैव एनी एलर्जीज, पेशेंट को किसी चीज से कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई ऐसा शैम्पू इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा कि जिसकी वजह से पेशेंट कोई ऐसी फूड तो नहीं है जिससे पेशेंट को एलर्जी है। डू यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किन कैंसर और अदर सिग्निफिकेंट डिजीज, क्या आपके फैमिली में कोई ऐसी डिजीज है जो कि स्किन कैंसर लाइक, या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, या फिर कोई इचिंग का इशू, स्केबीज का इशू, इसके अलावा डायबिटीज का इशू। तो ये आपकी फैमिली में फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप पेशेंट से पूछेंगे। इसके अलावा आप क्या पूछोगे, डू यू हैव अ फीवर और जॉइंट पेन, और हैव यू
लॉस्ट वेट, पेशेंट को कोई जॉइंट पेन मतलब आर्थराइटिस वगैरह तो नहीं है, फीवर वगैरह है तो इन्फ्लेमेशन हमें बताएगा, हमें उसकी तरफ जो है वो इसकी आइडिया देगा। और उसके बाद पेशेंट को कोई वेट लॉस वगैरह तो नहीं हो रहा। इसके अलावा क्या है कि पेशेंट को कोई इंसेक्ट बाइट तो नहीं हुआ जिसकी वजह से उसका जो है स्किन प्रॉब्लम आ रहा है। इसके अलावा कोई पेशेंट मेडिसिन ऐसी तो नहीं ले रहा जो हर्बल मेडिसिन है, और अगर ले रहा है तो कौन सी ले रहा है, ठीक है। ओके, विच चेंजेस इन योर स्किन हैव यू ऑब्जर्व इन द पास्ट फ्यू ईयर्स? आपके लास्ट फ्यू ईयर्स में आपकी स्किन में आपने क्या क्या चेंजेस जो है वो ऑब्जर्व किए हैं? पेशेंट ये भी बता सकता है। छोटा सा एक फिंसी से निकली थी, आगे बाद में ये हुआ कि आहिस्ता से वो फिंसी बढ़ती गई और ये अब जो है इतना बड़ा हो गया है। पूछोगे कि कितनी देर में हुआ, मीन्स के जल्द जल्द हुआ या कि स्लो स्लो उसका हुआ, ठीक है। और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या एक ही जगह है या मल्टीपल जगहों पे है, ठीक है। और कोई स्किन ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज कर रहे हो या आपने इस पे यूज की हैं? हैव यू रिसेंटली चेंज्ड और एडिट न्यू सोप, डिटर्जेंट और ड्रायर शीट? क्या उसके ये भी पूछना है अगर पेशेंट को स्केबीज हो रहा है या पेशेंट को इचिंग हो रही है या इरिटेशन हो रही है, ड्राइनेस हो रही है, तो आपने पेशेंट से पूछना है कि रिसेंटली आपने कोई चेंज तो नहीं किया अपना सोप या फिर अपना जो मॉइस्चराइजर यूज करते हो या जिससे आप वॉशिंग वगैरह होती है या डिटर्जेंट वगैरह, तो अगर वो यूज किया है तो माइट भी उसके अंदर जो केमिकल है वो पेशेंट को इरिटेट कर रहा हो, तो ये हमें आइडिया देगा इस तरफ। तो हम पेशेंट की उसको रूल आउट करके जो कॉज है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे और ये हमारी हिस्ट्री थी जिसमें हमने पेशेंट से स्टार्टिंग वाला चीफ कंप्लेंट पूछी, फैमिली हिस्ट्री पूछी, पास हिस्ट्री पूछी, एलर्जीज की हिस्ट्री पूछी, और उसके बाद पेशेंट का मुख्तलिफ जो है सन एक्सपोजर वगैरह के बारे में बात की, ड्रग्स के बारे में बात की है, ठीक है। और कोई सिस्टेमिक डिजीज जो है उसके बारे में उससे पूछा है, राइट। अब हमने ये देखा कि स्किन का अब हम स्किन जो है पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा हम वो रिकॉल कर लें, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने पेशेंट को एग्जामिन कैसे करना है, उसकी स्किन की असेसमेंट कैसे करनी है। एज यू नो कि स्किन जो है उसकी 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ऊपर है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं जो कि थिन लेयर होती है, राइट। और उसके बाद जो है सेकंड पे है डर्मस। डर्मस जो है वो थिक होती है, जरा मोटी होती है और जरा डीप होती है, ठीक है। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज के इसके अंदर देखें ब्लड वेसल्स हैं, आगे मैं आपको पिक्चर भी दिखाती हूँ, लिम्फेटिक वेसल्स इसी में है, नर्व्स भी इसमें है, हेयर फॉलिकल्स भी इधर ही हैं, स्वेट ग्लैंड्स और स्पेशियस ग्लैंड्स भी इधर ही हैं, ठीक है। जो हमारे स्वेट आता है वो भी, हमारे जो ऑयली सी जो सिक्रीशंस आती हैं वो भी इधर ही वो भी इसी मतलब लेयर के अंदर होते हैं, और जो कि बाहर स्किन पे निकलते हैं बाहर में, ठीक है। सबकुटेनियस, लेकिन उसका रूट जो है वो इधर होता है, इधर से हो रहे होते हैं, ओरिजिनेट इधर से हो रहे हैं, किससे, डर्मस से। ओके जी, आगे है सबकुटेनियस टिश्यू। सबकुटेनियस टिश्यू जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जिसमें फैट वगैरह होती है, ठीक है। तो अब ये डर्मस क्या है, ये हमारी ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होगी जिसके ऊपर नॉर्मल फ्लोरा होता है जो हमारा एक जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देती है, थिन होती है। उसके बाद थिक वाली वॉल है जिसको हम डर्मस कहते हैं। डर्मस जो है वो डीपर लेयर होती है और यही इसके अंदर मोस्ट ऑफ द जो हमारी वेसल्स हैं, लिम्फेटिक, ये ईच एंड एवरीथिंग जो ओरिजिनेट कर रही होती है डर्मस से। और सबकुटेनियस जो इसके नीचे जो होती है वो क्या होती है, इनर मोस्ट हम लेयर कहते हैं, और वो क्या होती है, उसमें फैट वगैरह होती है। जैसे ये देखिए, ये सबसे ऊपर जो है ये हमारी एपिडर्मस होगी, ठीक है। एपिडर्मस के बाद ये हमारी डर्मस है, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रही है डर्मस और यहाँ तक, और देखें इसके अंदर जो है वो हमारा क्या है, हेयर फॉलिकल्स, ठीक है। ये हेयर फॉलिकल्स इधर से आके बाहर निकल रहे हैं, और उसके बाद हमारी आर्टरीज और वेन्स, और उसके बाद ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास जो है मसल्स और ये नर्व्स वगैरह, और ये ईच एंड एवरीथिंग जो स्वेट ग्लैंड्स हो गए, नर्व्स हो गई, और उसके बाद हेयर फॉलिकल्स हो गए, और उसके बाद कोलेजन जो है वो भी इसी से आ रहा है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है नीचे जो आ रही है वो हमारे पास है सबकुटेनियस, और जिसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है फैट है, एडिपोज टिश्यू है, और आर्टरीज और वेन्स वगैरह आ रही है, ठीक है। जो आपकी ये डर्मस है इसके अंदर से नार्व्स आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे स्किन की जो है वो मोस्टली जो चीज, मोस्टली जो हमारा सब मतलब ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं या स्पेशियस ग्लैंड्स हैं या नर्व्स हैं, वो सारी चीजें और हेयर फॉलिकल्स वो सारे ओरिजिनेट किधर से हो रहे हैं, डर्मस से हो रहे हैं। ओके जी, स्किन का फंक्शन क्या है इसको भी हम जरा रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आप अपने माइंड में लेके आए कि स्किन हमारे ऊपर लगी है तो ये क्या कर रही है, सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। हमारे अंडरलाइन टिश्यू जो है उनको प्रोटेक्शन दे रही है। नंबर 2 पे इसकी वजह से हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको प्रिवेंट करती है लॉस होने से। क्या है, अगर आपकी एपिडर्मिस नहीं है तो नीचे से क्या होगा कि आपकी स्किन अगर ऊपर नहीं है तो डायरेक्ट हमारी बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, और वो डेवी और वो वेस्ट हो जाएगा।
तो इसकी वजह से में क्या है, हमारे बॉडी में एक नॉर्मल अमाउंट में स्वेटिंग होती है, नॉर्मल अमाउंट में इवेपोरेशन होती है अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द सीजन, राइट। तो इस तरीके से क्या करती है स्किन, हमें प्रोटेक्शन देती है। नंबर 2 पे क्या करती है, प्रिवेंट करती है हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस को। उसके बाद है सेंस टेम्परेचर, इसकी वजह से हम टेम्परेचर को जो फील कर सकते हैं, हमारी मोस्टली सेंसेस भी इसके ऊपर है। पेन की सेंस भी, टच की सेंस भी, और प्रेशर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और प्रेशर भी रेगुलेट, ये सारी जो है ये हमारी जो सेंसेस है ये किससे रेगुलेट हो रही है, हमारी स्किन से। और उसके बाद जैसे हमने बोला डायरेक्ट एक्सपोजर, जब आपका बिल्कुल एक्सपोज बॉडी जो है, एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी जो आपके होंगे, डायरेक्ट सन एक्सपोजर होगा तो विटामिन डी की सिंथेसिस होगी। ये बात याद रखें कि आपकी विटामिन सिंथेसिस तब होती है जब आपकी बॉडी जो है वो, जैसे आपके बाजू हैं या पाँव हैं या टांगे हैं, मीन्स कि अगर वो बिल्कुल एक्सपोज होते हैं, जो एक्सपोज एरिया आपका सन लाइट के सामने होगा, सनशाइन के सामने, उसमें आपकी विटामिन डी की सिंथेसिस होगी। अगर आपने ऊपर जो है कोई मॉइस्चराइजर, कोई लेयर बैरियर लगाई हुई है तो फिर नहीं। और उसके बाद अगर आप किसी शीशे के अंदर से अगर आ रही है सन शाइन, तो उसमें भी आपके विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर आपने जो है कोई ड्रेस अप हुए हुए हो प्रॉपरली, और इस तरीके से भी आपकी जो विटामिन डी की सिंथेसिस नहीं होगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब आप सन के सामने बैठो विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए, तो ये ख्याल रखें कि आपको अपने एरियाज को एक्सपोज करना होगा और किसी उसके ऊपर कुछ नहीं लगाना, ताकि डायरेक्ट जो है हमें सन जो है उससे मिल सके, विटामिन डी की हमारी सिंथेसिस हो सके। ओके, प्रोमोट विंड वुंड रिपेयर, इसके अलावा हमें क्या हेल्प करती है वुंड रिपेयरिंग के लिए, तो हमारे स्किन के ये सारे फंक्शन है, प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन है, और उसके बाद सेंसिस है, उसके बाद विटामिन डी की सिंथेसिस है, और उसके बाद हमारे वुंड हीलिंग को प्रमोट करती है। चलिए जी, अब हम देखते हैं कि हमने स्किन को असेस कैसे करना है। स्किन असेस हमने असेसमेंट की पिछले लेक्चर में भी, यूनिट 2 में भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी टेक्निक है जिनको हम यूज करते हैं। उसमें हमने बोला था कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंस्पेक्शन है, नंबर 2 पे पाल्पेशन है, परकशन है, और आस्कल्टेशन है। जो स्किन में हम यूज करते हैं स्पेशल टेक्निक, जो आपके ऑब्जेक्टिव में पीछे लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कि हम स्किन में एक हम इंस्पेक्शन यूज करेंगे, और सेकंड कौन सा है वो हम यूज करेंगे पाल्पेशन, ठीक है। बिफोर यू बिगिन योर स्किन असेसमेंट गैदर दीज आइटम, तो हमें पता है एज अ नर्स कि जब भी हमने पेशेंट को असेस करना है तो हमने पहले अपनी सारी जो असेसिस हैं, सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमने गैदर कर लेना है, बिकॉज कि हमने उनको चेक भी कर लेना है कि फंक्शनल है, बिल्कुल प्रॉपर है, स्टरलाइज है, साफ है, क्लीन है, और इजी एक्सेस में है, प्रॉपर लाइट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इकट्ठी कर ली हैं, और उसके बाद हमने पेशेंट को एग्जामिन करना है, और उसके ताकि हम जो है उसकी एबनॉर्मेलिटीज जो है उनको फाइंड आउट कर सकें, और हमें फिर हम अगली स्लाइड में ये भी देखेंगे कि कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं और कौन सी एबनॉर्मल फाइंडिंग्स होती हैं जी। तो इंस्पेक्शन और पाल्पेशन हम क्या करेंगे, स्टार्ट बाय ऑब्जर्विंग द स्किन ओवरऑल अपीयरेंस। पहले तो आपने बिल्कुल खड़े हो जाना है, पेशेंट को देखना है, उसके ओवरऑल कंडीशन देखनी है, किस किस चीज को देखना है, आपने आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे कलर क्या है, कलर जो है वो पेशेंट का जो स्किन का कलर है वो क्या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल मीन कि पेल तो नहीं है, येलोइश तो नहीं है, ब्लूइश तो नहीं है, और अगर बॉडी का सारा कलर एक ही जैसा है, या कि उसमें कोई चेंजेस हैं और इसके कोई पैचेस वगैरह तो नहीं है, कोई हाइपर पिगमेंटेशन तो नहीं है, हाइपो पिगमेंटेशन तो नहीं है, डार्क तो नहीं है, लाइट तो नहीं है। और उसके बाद जो है ये आपको पता होना चाहिए कि जब जो एरियाज हमारे सन में डायरेक्ट एक्सपोज होते हैं उनका कलर जरा डार्क हो सकता है एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी पार्ट्स, लाइक कि हमारे फुट, हमारे हैंड और फेस वगैरह, मीन्स के जो चीजें जो है हमारे सन के आगे एक्सपोज होती हैं उसके वो जरा डार्क हो सकती है। फेस तो नहीं, बिकॉज के लेडीज ने काफी कुछ उसके ऊपर लगाया होता है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम पेशेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने पेशेंट की बात को अपने माइंड में रखना है, और ये देखना है कि उसके फेस का कलर, उसके हैंड्स का कलर, और वो बॉडी पार्ट जो कि एक्सपोज होते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, उनका कलर जो डार्क हो सकता है एज कम्पेयर टू जो हमने एक्सपोज नहीं किए थे, जो कवर्ड एरियाज होते हैं, राइट। हमने टेक्सचर देखा कि स्किन का टेक्सचर कैसा है, ड्राई है या कि मॉइस्ट है, या फिर ये है कि स्मूथ है या कि रफ है। टर्गर क्या है, हम अगले स्लाइड्स में टर्गर कैसे देखते हैं ये भी देखेंगे। और उसके बाद टेम्परेचर जो है स्किन का पाल्पेशन के दौरान हम ये भी देख रहे हैं। अब देखिए हम वन बाय वन सबको देखते हैं, जो भी रेड में मैंने किया हुआ है। कलर आपने देखा, ये हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, कोई ब्रूज तो नहीं है, साइनोसिस तो नहीं है, पेलर तो नहीं है, कोई रेडनेस, एरिथीमा रेडनेस तो नहीं है। चेक फॉर यूनिफॉर्मिटी, सारा कलर एक ही जैसा है, कोई कहीं से लाइट तो नहीं है, कहीं से डार्क एरिया तो नहीं है, और कोई स्कार वगैरह तो नहीं है, कोई कट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि अगर कट वगैरह होगा, जैसे आपने
पेशेंट के एब्डोमेन पे देखते हो तो आपको आइडिया हो जाता है। एरिया के अकॉर्डिंग टू स्कार है तो पेशेंट का माइट भी पहले ऑपरेशन हुआ है, वो स्कार आपको बताएगा कौन सा ऑपरेशन हुआ है। सपोज के थोरेक्स पे है तो कार्डियक सर्जरी हो सकती है। अगर जो पेशेंट है उसके काफ पे है तो कार्डियक सर्जरी का ग्राफ उधर से ले सकते हैं। अगर जो है राइट फोसा में है तो माइट भी पेशेंट जो उसका पहले जो है वो क्या हो, अपेंडेक्टमी हुई हो। अगर लोअर एब्डोमेन है माइट भी पेशेंट का सिजेरियन सेक्शन, अगर फीमेल है तो उसके बाद अगर एब्डोमेन में है तो माइट भी के पेशेंट का कट लगाए तो इसका लेप्रोटमी वगैरह हो। तो इसके अकॉर्डिंग टू आपको स्कार के अकॉर्डिंग टू आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को पहले कोई सर्जरी हुई है कि नहीं। ओके जी। आगे हम देखेंगे कि कलर वेरिएशन इन डार्क स्किन पीपल। अब ये भी है कि आपने देखा कि आपका कलर जो है ना पेशेंट का वो आपने असेस करना है, राइट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डार्क स्किन जो लोग हैं अगर उनका कलर डार्क है, पेशेंट ब्लैक है या वो टैन कम्प्लेक्शन है, तो हम उसको और कौन सी जगह है जैसे अफ्रीकन वगैरह है तो उनका डार्क कलर होता है, तो हमें कैसे हम उसको फिर देखेंगे साइनोसिस को। तो साइनोसिस के लिए उसके पाम और सोल देख सकते हो, बकल म्यूकोजा देख सकते हो, टंग देख सकते हो, और उसके बाद जो है डल और डार्क एरिया जो है वो देखोगे आप किधर किधर से। ये वाली सारी चीजें हैं कंजक्टिवा, आप जो आई के एग्जामिन कर लोगे, पाम्स देख लोगे, पेशेंट की सोल्स वगैरह देख सकते हो। अगर आप कहते हो कि रेडनेस है तो फिर उसके पल्पेट कर लोगे कि एरिथीमा, अगर वॉर्म है, वॉर्म भी है, एरिथीमा अगर है पेशेंट को तो जॉइंटिस वगैरह एग्जामिन द स्क्लेरा, ठीक है। and hard palette in natural not fluorescent light if possible, look for a yellow color। okay। अब इसमें क्या है कि आपने जब पेशेंट को जॉन्डिस के लिए देखना है तो आप उसका हार्ड पैलेट जो है वो देख सकते हो, लेकिन ये देखना है कि आपने जो लाइट चूज करनी है वो नॉर्मल लाइट हो, ठीक है। वो जो है वो कलर्ड लाइट ना हो, क्योंकि कलर्ड लाइट जो है वो अपना एक कलर दे देगी, ठीक है। तो आपने जो एग्जामिन करना है वो आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको कलर का प्रॉपर आप आइडिया नहीं लगा सकते हो। ये सिर्फ डार्क कलर लोगों के लिए नहीं, ये एवरीवन पे अप्लाई हो रहा है कि जो भी आपने लाइट चूज करनी है वो नॉर्मल कलर की हो, और अगर वो कलर वाली लाइट होती है तो उससे आपकी स्किन जो कलर है वो आप प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट होता है अगर सनलाइट है उसमें आप करते हो, तो ये सबसे बेस्ट है अगर पॉसिबल हो तो। पिलरी अगर पेशेंट है तो उसके लिए क्या करेंगे, एग्जामिन द स्क्लेरा, कंजक्टिवा, बकल म्यूकोसा, टंग, लिप, नेल बेड्स, पाम और सोल्स वगैरह कर सकते हो। पेलर है, येलो है तो ये एब्डोम आप में ओरल कैविटी और उसके बाद ये जो आई जो है उसको देख लोगे, ठीक है। पटिकी जो है, पटिकी में ये होता है कि छोटे छोटे से दाने होते हैं किस तरह के, रेड कलर के, राइट, रेड कलर के स्पॉट से आप कह सकते हो। अच्छा, एक और लेक्चर मैंने अपलोड में करूंगी इसके साथ ही, उसके ऊपर स्पेशली ये सारी जो है ना ये स्किन के प्रॉब्लम जो है उनको मैंने साथ साथ पिक्स भी दी हुई हैं, ताकि टिकी है तो साथ ही आगे पिक है उससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसा टिकी होता है। अगर वो जॉइंडस है तो उसके साथ मैंने पिक भी दी है, सोरेसिस है तो अगली स्लाइड में मैंने साथ पिक भी दे दिया, रैशेज है तो साथ पिक भी दे दी है। तो आप वो भी जो है ना उसमें स्किन डिसऑर्डर के नाम से उसको मैं अपलोड कर दूंगी, तो वो आप वो भी देख लीजिएगा, तो फिर आप ये टिकी वगैरह आपके माइंड में रह जाएगा जब आप देखोगे उसकी तस्वीर, उसके फोटो। Examine areas of lighted pigmentation such as the abdomen. Look for tiny purplish red dots। तो ये बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक से पर्पल भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं डॉट्स, जैसे पेंसिल के साथ आप डॉट लगाते हैं ना, इससे भी बारीक वाले डॉट्स होते हैं इकट्ठे, उसे हम प्टिकी कहते हैं। ओके जी। प्टिकी जैसे आपका वो होता है ना ये डेंगू वगैरह उसमें भी जो रैश होता है उसको हम प्टिकी टाइप भी होते हैं। पलपेट द एरिया फॉर स्किन टेक्सचर और चेंजेस। रैश जो है उसमें आपने टेक्सचर देखना है कि पेशेंट का कुछ एरिया जो रेड हुआ हुआ है तो उसको हम बोलेंगे रैश। प्टिकी जो स्पोर्ट्स है ना, तो रैश जो है वो एक कंप्लीट एरिया है स्पोर्ट्स के, वो जो है वो रेड हुआ हुआ है। टेक्सचर एंड टर्गर देखेंगे, इंस्पेक्ट पलपेट द स्किन टेक्सचर, नोटिंग इट्स थिकनेस एंड मोबाइलिटी। आप पेशेंट की टेक्सचर जो है, अब आप हाथ लगा के पेशेंट को पल्पेट करोगे और साथ देखोगे कि पेशेंट का जो स्किन है वो कैसी है, क्या वो थिक है, थिन है, या कि मतलब उसका मोबाइलिटी है। और उसके बाद शुड भी स्मूथ होनी चाहिए और इंटेक्ट होनी चाहिए, ऊपर नीचे या कोई खराब ऐसा कि रैशेस वगैरह क्या स्मूथ बिल्कुल होनी चाहिए, कोई उसमें फ्रिक्शन टाइप या कोई आप क्या कह सकते हो उसे हार्ड टाइप नहीं होनी चाहिए। रफ ड्राई नहीं होनी चाहिए, इस कॉमन इन पेशेंट विद हाइपोथायरिज्म। अगर रफ और ड्राई है तो इसका मतलब पेशेंट को हाइपोथायरिज्म हो सकता है।
सोरेसिस जो है ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें स्किन जो है उसके ऊपर स्केलिंग होने लग जाती है, और एक्सेसिव क्रेटिनाइजेशन, ठीक है। स्किन दैट इज नॉट इंटैक्ट में इंडिकेट लोकल इरिटेशन और ट्रॉमा। अगर आपकी स्किन जो है ऊपर से उतरी हुई है, इंटैक्ट नहीं है, तो इसका मतलब है, हो सकता है कि पेशेंट इरिटेशन की वजह से उधर उसमें हारिश वारिश की हो, या कोई ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। चलिए जी, टर्गर क्या होता है? टर्गर को आप ऐसे देखते हो, इसको हम किस, ये दोनों आप जो है ना आपके थंब और इंडेक्स फिंगर, इसमें आप क्या करते हो, स्किन को लेके सब फैट जो उसको लेके आप थोड़ी देर उसको पिंच करते हो, ठीक है। पिंच करने के बाद इस वाले जो ये वाली जो हमारी इस तरह की बनती है, इसको वापस अपनी शक्ल में, नॉर्मल शक्ल में आ जाना चाहिए विद इन 30 सेकेंड्स। आधे मिनट के अंदर इसको आ जाना चाहिए अपनी असली हालत में। अगर ये नहीं आती और इसी तरह की रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, ठीक है। अगर ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ रही, हमने तो इंडेक्स और ये थंब के दरमियान में इसको किया था, पिंच किया था, और उसके बाद हमने छोड़ दिया। अगर स्किन अपनी ऐसी हालत में 30 मिनट्स में, सॉरी, लेस देन 30 सेकेंड आ जाती है, मतलब आधे मिनट में आ जाती है, तो नॉर्मल है, पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल ठीक है, राइट। और अगर नहीं आती तो इसका मतलब पेशेंट का हाइड्रेशन लेवल ठीक नहीं है, और एज जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ऐसे हो सकता है। अब हम मॉइस्चराइजर देखेंगे। मॉइस्चराइज कैसी स्किन है? स्किन शुड बी रिलेटिवली ड्राई, बहुत ज्यादा मॉइस्ट भी नहीं होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा जो है उसको पसीना आया हुआ है, परस्पिरेशन हुई हुई है, एक्सेसिव भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि इन दोनों के दरमियान में रहनी चाहिए। ओवरली मॉइस्ट स्किन कैन बी कॉज बाय एंजाइटी हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है, एनवायरमेंट, जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो इन कंडीशन में क्या होता है कि स्किन आपकी मॉइस्ट हो सकती है। हैवी स्वेटिंग या ठंडे पसीने, जिसे डायाफ्रोसिस हम कहते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, तो वो फीवर के साथ भी हो सकती है, या फिर कोई वर्कआउट किया है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की है, कार्डिक प्रॉब्लम है, पल्मोनरी इश्यूज हैं, या कोई अदर डिजीज है उसमें हो सकती है। और इवन के अगर डायफ्रोसिस है तो इसका मतलब है हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है पेशेंट को। टेम्परेचर आप देखेंगे तो टेम्परेचर में आपने देखना है कि आपकी जो स्किन है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए जब आप प्रिपेयर करते हो पेशेंट का, और उसके बाद पेशेंट का जो है कूल, मतलब ये कि विच कैन रेंज फ्रॉम कूल टू वार्म, मीन्स के नॉर्मल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कूल भी ना हो और बहुत ज्यादा वार्म भी ना हो। अगर वार्म होता है तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल सर्कुलेशन है। कूल स्किन होगी तो क्या मतलब होगा इसका, हॉट नहीं होना चाहिए, वार्म मीन के नॉर्मल जो होती है, लेकिन हॉट का मतलब है बहुत ज्यादा गर्म या टेम्परेचर। ओके जी। आप पॉसिबल अंडरलाइंग डिसऑर्डर हो सकता है अगर पेशेंट की कोल्ड स्किन है तो डिस्टिंग्विश हाइपोथर्मिया वगैरह या कुछ और प्रॉब्लम, हाइपोथायराइडिज्म, डिस्टिंग्विश बिटवीन जनरलाइज एंड लोकलाइज कूलनेस एंड वार्मथ। और ये अभी आपने देखना है कि ये जो कूल हुआ हुआ है पेशेंट का एरिया, या बहुत ज्यादा गर्म हुआ हुआ है, क्या ये पूरी बॉडी ऐसी है या कोई स्पेसिफिक एरिया है जिसके ऊपर जो है वार्म है या कूल है। स्पेसिफिक एरिया है तो अगर वो वार्म है तो इसमें इनके माइट भी ये इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अगर होल बॉडी है तो माइट भी पेशेंट को फीवर वगैरह हो, या पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो। ऐसे कूलनेस बहुत ज्यादा है, पूरी बॉडी कूल है, तो माइट भी पेशेंट जो है वो किसमें हो, शॉक वगैरह में हो सकता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, एक्सेसिव जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो लॉस हो सकता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट कूल हो सकता है। Localized skin coolness can result from vasoconstriction associated with cold environment or impaired arterial circulation to the limb, ठीक है। तो अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन होती है और आपकी जो है सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो वो भी क्या करती है, आपकी टांगे या बाकी जो चीजें हैं वो एरिया जो है वो ठंडा हो सकता है, कूल हो सकता है। जनरल कूलनेस कैन रिजल्ट फ्रॉम कंडीशन शॉक, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो इनकी वजह से हो सके, तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की अगर टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर अप है या डाउन है तो फिर हमने हमें पूरी बॉडी जो थी ना उस पर हाथ लगा के देखना होता है कि टेम्परेचर कैसा है। ये नहीं सिर्फ एक एरिया पे देखा और खत्म, तो हमने पूरे जो है ना बॉडी लिम्स पे भी सारा हाथ लगा के देखते हैं, आपने देखा होगा। तो उससे में क्या होता है कि हमें पूरी बॉडी का आइडिया हो जाता है। हमें ये देखना है ये कूल है या वार्म है। अगर कूल है तो क्या वो स्पेसिफिक एरिया पे कूल है, या कि सिर्फ टांगे जैसी होती हैं, बड़े लोग जो होते हैं, एज जो होते हैं, टांगे सिर्फ ठंडी हैं, तो इसका मतलब है उनकी सप्लाई उधर पुअर है, तो हम उसको कवर वगैरह कर देंगे। और अगर हम देखते हैं कि जो है ओवरऑल जो है वो कूल है, तो इट्स मीन के शॉक वगैरह हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर लोकल एरिया पे उसकी वार्म है तो इट्स मीन के लोकल एरिया जो है वो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है। और अगर जो है होल बॉडी वार्म है, इट्स मीन के पेशेंट का हाइपोथायराइडिज्म या फिर पेशेंट का फीवर वगैरह हो सकता है। लोकलाइज वार्मथ अगर इन एरिया दैट आर इन्फेक्टेड, इन्फ्लेम्ड और बर्न, ठीक है, बर्न में, इन्फेक्टेड में। जनरलाइज जो है वो फीवर में
जैसे हाइपोथायराइडिज्म में बी श्योर टू चेक स्किन टेम्परेचर बायलेटरली, आपने जो भी चीज जब भी चेक करना है, पेशेंट को एग्जामिन करना है, बायलेटरली करना है, सिमेट्रिकल करना है, और फिर कंपैरिजन करना है दोनों साइड्स का lesion. During your inspection, you may see normal variation in the skin texture and pigmentation. ठीक है, तो आप पेशेंट को देखोगे कि नॉर्मल स्किन जो टेक्सचर है या पिगमेंटेशन है, इसमें वेरिएशन भी हो सकते हैं, इससे चेंज भी हो सकता है। तो वो हमने माइट भी के पेशेंट को कोई ऐसी डिजीज है तो हम रेड लेजन कॉज बाय वास्कुलर चेंजेस इंक्लूडिंग हिमेंजियोमा से, जब कोई ट्यूमर वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, रेड लेजन हो सकता है, स्कार हो सकता है, टेलेंजिएक्टेसिस हो सकता है, पेटिकी हो सकता है, पापड़ा हो सकता है, एक्मोसिस हो सकता है, और में इंडिकेट डिजीज। ये सारी जो चीजें हैं ना, इन सब डिजीजेस की मैंने दूसरी जो आपको बोला ना स्किन डिसऑर्डर, उसके अंदर मैंने सबके पिक्स डाल दिए ताकि आपको इधर उधर से सर्च ना करना पड़े, तो आप उसको देख लें तो आपको ये पता लग जाएगा कौन कौन सा शेप है। ओके, समरी में हम क्या देखेंगे, पेशेंट का टेक्सचर देखा हमने, कलर देखा, और उसके बाद हमने क्या देखा कि हमने पेशेंट का मॉइस्चर देखा, टेम्परेचर देखा, और उसके बाद हमने पेशेंट का टर्गर देखा। ठीक है, तो ये है, हम आगे कैपिलरी रीफिल भी देखेंगे। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द टेक्सचर, इट शुड बी स्मूथ एंड इंटैक्ट, नॉर्मली होना चाहिए। ऑब्जर्व फॉर मॉइस्चर, इट शुड बी ड्राई विद अ मिनिमल अमाउंट ऑफ पर्सपरेशन, बहुत ज्यादा पर्सपरेशन भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मली है। और टेम्परेचर को देखेंगे, चेकिंग ई साइड और दोनों साइड्स को देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे और स्किन को ऑब्जर्व करेंगे किसी भी लेशन के लिए। ओके जी, आप देखिए स्किन टर्गर को हमने उधर बाजू पे देखा था, अब हम इधर भी देख सकते हैं। और आपको बोला था अगर आप पिंच करते हो इंडेक्स और थंब के दरमियान में और विद इन 30 सेकेंड्स ये अपनी असली हालत में आ जाना चाहिए। सपोज के नहीं आता तो हमने देख लेना पेशेंट की एज क्या है, अगर एज पर्सन है तो माइट भी उसमें जरा लेट हो जाए, लेकिन नॉर्मल पर्सन में हो रहा है तो इट्स मीन कि ये पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये सारे इसके एरियाज हैं। ओके जी, कैपिलरी रीफिल जो है वो भी हम इसमें चेक करते हैं, आल दो हम इसको कार्डियोवास्कुलर में भी देख लेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि आपने जो फिंगर नेल बेड है उसको आपने इंडेक्स और जो आपका थंब है उसके दरमियान में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये भी लेस देन 2 सेकेंड जो है इसको अपने जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें आ जाना चाहिए। मीन्स का कलर जो पेल हुआ है वो बिल्कुल पिंक हो जाना चाहिए। सपोज के अबाउट देन 2 सेकेंड लेता है तो ये हाइपोवोलेमिया है पेशेंट को, तो पेशेंट का हाइपोवोलेमिया हो सकता है। नॉर्मल वेरिएशन पे हमने बोला था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल हैं, हमने उनको कंसीडर करना है। बर्थ मार्क है तो वो नॉर्मल है, फ्रैकल्स वगैरह वो भी सन एक्सपोजर से हो सकती हैं, नीव या मोल जो हैं वो भी। और उसके बाद लेकिन एक और बात, अगर मोल्स वगैरह जो है पेशेंट पहले हिस्ट्री देता है कि मेरा मोल जो है वो उनकी उनकी जो अमाउंट है वो बढ़ती जा रही है, और उसके बाद मेरा मोल जो है उसका कलर चेंज हो रहा है, या फिर ये है कि उसका साइज चेंज हो रहा है, देन यू मस्ट tell the patient that if there is any such kind of problem occur, like there is change in the mold size, either or the number of molds or the color variation in the mold, he or she must consult to a healthcare professional। तो आप खुद भी अपनी फैमिली में बाकी लोगों में अगर किसी का मोल्ड जो है उसका साइज बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, पहले मोल्स कम थे बॉडी में अब बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, इन दिस सेंस क्योंकि ये भी कैंसर हो सकता है, लेजन हो सकता है। बर्थ मार्क आर जनरली फ्लैट होता है, ऑरेंज इन कलर, रेड भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है जरा डार्क सा एरिया, और उसके बाद ब्राउन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये फ्लैट होगा स्किन के ऊपर, उसकी कलर बस चेंज होगा, कोई ऊपर मतलब ये कि वो नहीं होगा। दे कैन बी फाउंड ऑन ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी, किसी भी एरिया पे ये चीजें हो सकती हैं। फ्रैकल्स आर स्मॉल फ्लैट मैक्यूल्स लोकेटेड प्राइमरीली ऑन द फेस, आर्म्स एंड बैक में भी हो सकते हैं। दे आर यूजली रेड ब्राउन टू ब्राउन, maybe are either flat or raised and may be pink, tan और dark color। तो अब क्या है, डार्क ब्राउन हो सकते हैं। ये ब्राउन जो है ना उसका हाफ मिस हो गया। अच्छा जी, तो अब ये क्या हम नॉर्मल चीजें हैं, इसके बारे में बर्थ मार्क फ्रैकल्स नेव या मोल्स हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नॉर्मल एक वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पेशेंट का लेजन है तो आपने देखना है, पेशेंट को पूछना है कि ये आपको कब से है, ठीक है, नया है या पहले वाला है। अगर वो जो है व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ लेजन स्टार्ट बाय क्लासिफाइंग इट अ प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लेजन क्या होता है, जो न्यू होता है, जो अभी बना है,
मतलब कोई भी आपको जो है कोई इसका कोई बन गया है, किसी भी तरह का कोई वुंड वगैरह है, कोई ऐसी पिंपल्स वगैरह है या कुछ है, तो उसको हम प्राइमरी लेशन कहते हैं। लेकिन जब उसके बाद उसका आगे जाके उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, उसके अंदर से कोई और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लेशन। ठीक है, तो सेकेंडरी लेशन में क्या हो सकता है, फिशर हो सकते हैं, स्केल्स हो सकते हैं, क्रस्ट वगैरह हो सकती है, स्कार जो ऊपर आ जाते हैं, एक्सकोरिएशन हो सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, हमारी सेकेंडरी होती है। प्राइमरी क्या हुआ, जो न्यू है, एक जिसके जिससे पहले कुछ नहीं था और वो फर्स्ट टाइम अपेयर हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम जो है स्किन के ऊपर जो हुआ है लेशन, उसे हम कहते हैं प्राइमरी। और उसके बाद उसे फर्दर इन्फेक्शन या उसका मॉडिफिकेशन होती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। प्रिपेयर द लेशन टू डिटरमिन इफ इट्स सॉलिड और फ्लूइड फील्ड। ठीक है, मैक्यूल, पेप्यूल, नोड्यूल, वेल्स एंड हाइव्स, ये सारी पिक्स मैंने उसमें डाली हुई है। ठीक है, पस्ट्यूल, सिस्ट है, ये सारे आपने देखना है कि इसमें से उसको पल्पेट करके ये आपने चेक करना है कि वो फ्लूइड फील्ड है, पस फील्ड है, साइज क्या है, बॉर्डर्स कैसे हैं, ये सारी चीजें, और कौन सी पोजीशन पे है, और किस तरह वो करके वो एक ही जगह पे है जाके मल्टीपल जगहों पे स्केटर्ड है, और उसका पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें आपने इसमें देखनी है। और उसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या क्लियर है या कि पस है या कि ब्लडी फ्लूइड है। फॉलो द पैटर्न, क्या एक ही पैटर्न में आ रहे हैं, एक ही जैसी शेप है, या फिर ये जो है एक ही तरह का डिजाइन वगैरह है, एक ही स्टाइल से आ रहे हैं, या कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है, ये आप जो लेजन होगी उसको आपने चेक करना है। मैनी स्किन डिजीजेस हैव टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न, काफ़ी डिजीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर आप एक स्पेशल पैटर्न से, एक स्पेशल डिज़ाइन से, गोल में, सर्कल में है, ओके जी, जो ये लाइंस में है, ट्रायंगुलर है, दिस एंड दैट। आइडेंटिफाइंग दोज पैटर्न कैन हेल्प यू डिटरमिन द कॉज ऑफ द, और इससे में आइडिया होता है उसके बॉर्डर से, उसकी कन्फिग्रेशन से, कि ये लेजेंड जो है ये क्या मतलब हमारे पास जो है मिलिग्नेंट है या नहीं। ओके जी, हम असेसमेंट करने के लिए ABCDE की यूज करते हैं। ए फॉर सिमेट्री, मतलब मीन्स को जो लेशन होगा अगर वो एसिमेट्री है, आपने पहले वो देखना है कि जो लेशन है हमारा एसिमेट्री है, उसके बॉर्डर्स जो हैं वो कैसे कैसे हैं। ठीक है, और उसके बाद कलर कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, पैटर्न कैसा है, मीन्स किस स्टाइल से आ रहा है, और डायमीटर उसका हमने साइज मेजर किया, लंबा कितना है, डेप्थ में कितना है, विड्थ कितनी है, और जो है वाइड कितना है। ओके जी, उसके अंदर कोई ड्रेनेज वगैरह तो नहीं आ रही, कोई ड्रेन वगैरह आ रहा है तो वो क्या है, क्या वाटरी ड्रेन है, पसी है, ब्लडी है, या क्या है, या विदाउट ड्रेनिंग है, ड्रेनिंग है। ओके, एवोल्यूशन और प्रोग्रेशन ऑफ द लेशन, कैसे बना, किस मतलब कैसे बना, और क्या प्राइमरी या सेकेंडरी है, कैसे बना, किसके बाद बना, और उसके बाद कितनी जल्दी ये बढ़ा, और क्या स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है या कि रैपिडली कर रहा है। तो ये हमारा जो है वो हम उसको इसमें देखेंगे। बस थोड़ी सी रह गई स्लाइड, ये हम आज ही खत्म कर लेते हैं। ओके जी, अब लेजन जो है उसका हमने बॉर्डर देखे, कलर देखा, पैटर्न देखा, ये सारी चीजें मैंने दोबारा इसमें एक बार समराइज कर दी हैं। ओके जी, ये देखें, ये आपका मैक्यूल है, मैक्यूल बिल्कुल फ्लैट, हमने बोला था ब्राउन वगैरह जैसे फ्रैकल्स वगैरह होती हैं। वेल एक जो लोकलाइज जो है एलिवेशन होती है, जैसे कोई छोटा सा अर्टिकेरिया वगैरह जैसे हम कहते हैं, एलर्जी वगैरह में जो बन जाता है उसको वेल कहते हैं। उसके बाद पेप्यूल है, पेप्यूल पेप्यूल से आप पास याद करें कि ये इसके अंदर जो है ना ये पसी वाला होता है, जैसे पिंपल वगैरह फेस पे आता है, छुल्की से उसके अंदर पास होती है छोटा सा, और उसे हम कहते हैं पेप्यूल। उसके बाद है नोड्यूल, नोड्यूल पेप्यूल की निस्बत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे वल्गैरस में कि वो बड़ा होता है और वो साथ साथ होते हैं। ओके जी, वेसिकल जो होता है, वेसिकल जो है ना ये भी जैसे ब्लिस्टर होता है, ब्लिस्टर छोटे वाला जो है उसको हम कहते हैं वेसिकल। ठीक है, और उसके बाद अगर लार्ज होता है तो फिर हम उसको जो है बुल्ला वगैरह कहते हैं। ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स वगैरह के होते हैं। आगे पस्ट्यूल है, इसमें जो है इसमें पस्ट्यूल में पास होगी, और उसके बाद क्या होगा, स्मॉल एक्टिवेटेड सर्कमस्क्राइबुलेशन ऑफ द स्किन फिल्ड विद पास और वाइट हेड, और उसके पास की वजह से उसके ऊपर वाला जो टिप होगी, जो उसका हेड होगा वो वाइट लगेगा। ठीक है, और उसके बाद पस्ट्यूल हमारे पास क्या हो गया, पेप्यूल और पस्ट्यूल है, पस्ट्यूल जरा बड़ा होता है, पेप्यूल जरा छोटा होता है। इरोजन जो है उसमें क्या है कि इरोजन जो है उसमें आपका जो है टिश्यू जो है वो क्या उसे कह रहे हैं नेक्रोसिस या डेक्यूबाइटिस अल्सर वगैरह जैसे होता है, तो उसको हम कहते हैं इरोजन, जिसमें एक अंदर गड़ा सा बन जाता है, एक होल सा बन जाता है, एक प्रोजेक्शन सा हो जाता है। क्रस्ट, जब कोई भी वूंड होता है उसके ऊपर से हम उतारते हैं उसका जो उसके ऊपर वाली मतलब लेयर होती है उतारते हैं, तो उसके बाद जो उसके अंदर से सारा निकल के उसके ऊपर इकट्ठा होके ड्राई
ड्राई हो जाता है, तो जैसे आपने पिंपल भी कभी छेड़ा होगा तो उसके बाद पिंपल जो है नेक्स्ट डे आप देखते हो उसके ऊपर ब्लड या पस या इस तरह के एक्सुडेट्स जो है उसके अंदर से निकल के ऊपर इकट्ठा हो के ड्राई हो जाता है, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद स्केल है, स्केल एक ड्राई जो उसके ऊपर जैसे सोरासिस वगैरह में होता है, उसको जो वो हील्ड होता है उसके ऊपर जो है वो एक स्कार सा स्केल सा आ जाता है, ड्राई और थिन सा होता है, और बिल्कुल मतलब ये कि लाइट सा होता है, वाइटिश। ओके जी, फिशर क्या होता है, जैसे आप अपनी हील्स वगैरह को नहीं आप लुक आफ्टर करते हो, या पेशेंट की हाइजीनिक कंडीशन वगैरह अच्छी नहीं है, तो उसमें जो हील्स वगैरह के अंदर जो हो जाता है उसको हम कहते हैं फिशर। ठीक है, कट टाइप जो होता है, डीप जरा कट जो होता है उसको हम कहते हैं फिशर। तो ये सारे हमारे लेशन की टाइप्स हैं। ओके जी, अब हमारी एबनॉर्मल फाइंडिंग जो है वो चेरी एंजियोमा हो सकता है, हीमेंजियोमा हो सकता है, पर्पल रैश हो सकते हैं, प्रेशर अल्सर हो सकते हैं, प्लूराइटिस हो सकता है, और उसके बाद परपरिक हो सकता है। ये सारी चीजें जो हैं इनको आपने पेशेंट के अंदर देखना है। और अगर ये आपको नजर आती हैं तो इट्स मीन कि ये एबनॉर्मल है। प्रेशर अल्सर्स के लिए उसको हमने कैसे प्रिवेंशन करनी है उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेडन स्केल। और ब्रेडन स्केल की वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे हैं, 2-3 वीडियो हैं, एक आदमी उसकी आवाज ठीक नहीं आ रही, लेकिन मैंने फिर दोबारा एक कंबाइन बनाई हुई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके में प्रेशर अल्सर की बहुत वो जो है वायरल मेरी वीडियो है, बहुत ज्यादा उसके व्यूज हैं, तो वो बहुत ज्यादा लाइक की जा रही है, तो आप उसको देख लें, तो उससे आपको ब्राइडल स्केल का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनको हमने देखना है पेशेंट जब हमारे पास आएगा, और उन पैरामीटर्स को देख के हमने पेशेंट को प्रिवेंशन के लिए क्या क्या मेजर्स लेनी है, और कौन कौन से लोग हैं जो कि कौन कौन से पेशेंट्स हैं जो कि हमारे पास एट रिस्क हैं। तो चलिए जी, लास्ट स्लाइड अब हमारी आती है, उसमें हम देख लेते हैं हमारा अगला जो ऑब्जेक्टिव था कि ओल्ड एज में कौन कौन सी चेंजेस। हमने ये भी देख लिया पहले कि अब नॉर्मल चेंजेस क्या हैं, फिर हमने ये भी बोल दिया कि कौन सी चेंजेस होती हैं लेकिन वो नॉर्मल में हमने थे, जैसे बर्थ मार्क, फ्रैकल वगैरह। और उसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि एजिंग की वजह से कौन कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एज पीपल स्किन फंक्शन डिक्लाइन, स्किन फंक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नॉर्मल चेंजेस, उसके बाद नॉर्मली जो डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं वो उनका अकरेंस होता है। एल्डरली पेशेंट आर मोर प्रोन टू स्किन डिजीज, क्यों, इस वजह से उनकी सबक्यूटेनियस फैट वगैरह कम हो जाती है, उनकी लास्ट जो कोलेजन है वो कम हो जाता है, स्किन जो है वो बिल्कुल थिन हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्रोन होते हैं स्किन डिजीजेस के, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, जल्दी उनकी जो है वोंड बन सकता है, क्योंकि कोमॉर्बिडिटीज भी होती हैं जैसे डायबिटीज वगैरह, और उसके बाद कार्डिक प्रॉब्लम्स वगैरह, उसके बाद से डीमा वगैरह, ये चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट का डायबिटीज की वजह से वुंड हीलिंग जो है वो इम्पेयर हो सकती है, टिश्यू एट्रोफी की वजह से स्किन थिन हो जाएगी, प्रोटेक्टिव मेजर्स जो प्रोटेक्टिव जो हमारी लेयर है वो कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से हमें जो है वो पेशेंट जो है उसको वुंड वगैरह हो सकता है, और इजीली जो है पेशेंट के जो टोस वगैरह वो कट सकते हैं, पेशेंट का फिशर जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, पेशेंट के छोटे मोटे वुंड जो है वो भी जो है वो पेशेंट के लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं डिलेड वुंड हीलिंग की वजह से। ग्लैंड जो होते हैं दूसरी साइड पे हमने बोला था स्पेशियस ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनका फंक्शन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट जो है उसका स्वेटिंग भी कम हो जाती है। तो स्वेटिंग कम होने की वजह से फिर क्या होगा कि आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म, वो जो आपके एक्स्ट्रा जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी कम जो है वो लॉस होंगे। लेकिन ओल्ड एज में ये भी होता है कि पेशेंट खा पी भी कम रहा होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, तो इस वजह से इतना ज्यादा इशू नहीं आता। This drop is in sweat volume decrease the body ability to cool, increasing the risk of hyperthermia। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जब ये कूलिंग नहीं होती है तो हाइपरथर्मिया पेशेंट में ओल्ड एज में हाइपरथर्मिया हो सकता है, उनका टेम्परेचर जो है वो रेज हो सकता है। तो ये हमारे थे आज के सारे ऑब्जेक्टिव जो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप सो कि काफ़ी हमने इजी वर्ड्स में उसको किया है, और स्किन डिजीजेज जिन जिनके नाम देखे हैं उनके साथ साथ आप उसको ज़रा याद भी कर लें कि वो एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो कैसी नज़र आती हैं दूसरी वाली वीडियो को देख के। और उसके बाद आपको स्किन में दो बातें ज़्यादा अहम थी, कि एक तो ये कि हमारी स्किन जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, नंबर 2 इसकी 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस, नंबर 3 कि जो हमारी डर्मिस है वो सबसे ज्यादा जो है उसमें सारे स्पेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, नार्व्स, ये सारी चीजें उसमें से हेयर फॉलिकल ये सब आ रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि दो टेक्निक हम इसमें यूज करते
हैं। एक हमारी क्या है, इंस्पेक्शन, दूसरी है पाल्पेशन। उसके बाद हमने देखा कि हमने जो लेशन है उसको वो कौन कौन से होते हैं, हाँ, और हम उसको कैसे जो है वो असेस करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है हेड और नेक करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ नहीं आई हो, कोई चीज़ ऐसी जो कि आपको क्लियर नहीं हुई और आप कहते हो कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे मोटिवेशन लेवल हमारा हाई होता है और हम और वीडियोस बनाने के काबिल हो जाते हैं। इससे हमें एनर्जी मिलती है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।